हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सुनील बोराना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्टैंडर्ड मानक एंड मानकीकरण और उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका क्यों हुआ निर्माण, उसके बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अपनी मूल राशियाँ। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है मूल राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ क्या होती है। मूल राशियाँ उसको इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो सभी चीज़ें हैं जो उनको अलग अलग नापने का एक तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड को हम कैसे नापेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, क्या मानेंगे कि भाई इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई। ये क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में नापेंगे। तो लंबाई को किस में नापेंगे अपन? लेंथ, यानी लेंथ को किस में नापेंगे अपन? मीटर में। मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, अब मिलीमीटर। तो जैसे कि मीटर का है m, मीटर का m, सेंटीमीटर का s और मिलीमीटर का mm। ठीक है, तो हम भौतिक राशि में पढ़ रहे हैं कि जैसे कि हमारी लंबाई को किसमें नाप सकते हैं अपन? मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को किस में नापते हैं अपन? किलोग्राम। किस में नापते हैं? किलोग्राम में। अब द्रव्यमान क्या होता है? एक तरह का ठोस होता है। जैसे कि हमने एक ठोस ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे चावल है, गेहूँ है, उसको किस में नापेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, समय को किस में नापेंगे? अब इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? किलोग्राम की केजी। ये इसका सिंबल है केजी। एम का मतलब मीटर, एस का मतलब सेकंड, एम का मतलब मिलीमीटर, केजी का मतलब किलोग्राम। ठीक है, तीसरा है हमारा समय। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। हम सबसे छोटी इकाई से बात कर रहे हैं तो उसको किस में नापेंगे? एस से। ठीक है, उसी तरह हमारी विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में नापेंगे अपन? एम्पियर में। ठीक है, फिर वो बात आगे करेंगे तापमान। तापमान को हम किस में नापते हैं? केल्विन, के में। जो हमारा तापमान है, जब तापमान की बात आती है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई, हम तापमान में पूछते हैं कितने केल्विन बढ़ा है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किस में नापेंगे? कैंडला में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको जो जो पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम जब लेंथ की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, तो जब किसी भी चीज़ में जब हम ये आइकन यूज़ लेंगे, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई 10 लंबाई, ऐसे नहीं, 10 मीटर। ठीक है, तो मीटर का mm कर देंगे। जैसे इस उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ को बताऊंगा तो मैंने 10 mm लिखा, तो ये सीधा समझ आना है ये 10 मिलीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, या 10 m लिखा यानी मीटर, या 10 kg यानी 10 किलोग्राम। तो ये हमारा, ये क्या हमारी मूल राशि है। ठीक है, ये आइकन है हमारा कि भाई इसको द्रव्यमान को किस में नापेंगे? केजी में। तो हम सीधा वहाँ 10 kg ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो उसे आप आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई ये द्रव्यमान की बात हो रही है। जब समय की बात होगी तो हम एस लिखेंगे, यानी प्रति सेकंड। जैसे कुछ बताता ना, इतने किलोमीटर प्रति सेकंड, नहीं सॉरी, इतने मीटर प्रति सेकंड, तो उसमें मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है? एम लिखेंगे और एस, ये प्रति, यानी इसका जो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक मीटर पर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रत्येक मीटर। ठीक है,
इसका मतलब ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब ये होता है। और इसको जैसे उल्टा लिखना कि पर सेकेंड पर मीटर, ये रहा पर सेकेंड पर मीटर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो उस समय हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम जो आगे बढ़ेंगे जैसे पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें केजी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, एमएम का मतलब क्या है, या हमारे ए का मतलब क्या है, हमने ए लिख दिया, सी डी लिख दिया, सी डी मतलब कैंडला। जैसे मोल, आगे पढ़ेंगे मोल, ये जैसे इसमें नीचे दे रखा है लास्ट में भौतिक राशि में मोल, ठीक है। मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, जिसको अपन किस में करेंगे, मोल। तो वहाँ पे इतने, जब हमारे एनर्जी की बात आएगी तो उसमें हम मोल लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा लिखेंगे, तो उसमें हम सीधा MOL करके मोल लिख देंगे। तो हमें ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि यहाँ पे पदार्थ की मात्रा की बात की जा रही है, ठीक है। इसीलिए मूल राशि बनाई जाती है कि उसको हम आगे अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो बार बार ये लंबा नहीं लिखेंगे। जैसे होता है ना कि एम्पियर 6 एम्पियर लिखना है तो 6 करके एम्पियर लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, सिर्फ 6A लिखेंगे तो हम उसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे 6 एम्पियर की बात हो रही है, एम्पियर की बात हो रही है, ठीक है। इसी के साथ जैसे इसी लाइन में है, इसी लाइन में आप आगे देखेंगे भौतिक राशि कौन सी है हमारी, जैसे बल किसको नापे, आप ये बस देख लीजिए इसको, आपको मतलब एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना आगे चल के हम, तो आपको ऑटोमेटिक याद रखेगा। पर थोड़ा आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि बल का जैसे किस में नाप रहे हैं, न्यूटन में नाप रहे हैं, क्षेत्रफल को किस में नाप रहे हैं, वर्ग मीटर में नाप रहे हैं, जिसकी इकाई क्या है, जैसे न्यूटन की इकाई है एन, जैसे न्यूटन की एन है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और उसी टाइप से दूसरा ले लीजिए क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। जब किसी भी राशि पे ये 2 लगाता है तो वो स्क्वायर, यानी m × m, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जब 2 राशि आपस में गुणा होती है तो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो मीटर स्क्वायर। जैसे शक्ति वाट, जैसे कोई स्टार्टिंग में आपने बताया था वाट, ये वाट का आइकन है। फिर हम देखेंगे प्रतिरोध को किस में लिखते हैं, ओम, ये उसका आइकन है। हम आइकन बनाएंगे कि भाई 12 ओम, इसका मतलब होगा इसका जो प्रतिरोध है वो 12 है, ठीक है। फिर दाब का जैसे नीचे दे रखा दाब, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्या बताया मैंने, जैसे कि भैया बताया ना मैंने, ये n क्या हो गया, न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किस में नापा अपन ने, क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर, हिंदी में बोलते हैं प्रति वर्ग मीटर। फिर आवर्ती, हमारी आवर्ती किस में नापते हैं, हर्ट्ज, ऐसे लिखेंगे तो समझ जाना कि भैया हम आवर्ती की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, जूल, n और m में मानते हैं, ठीक है। और उसी लाइन में हम आगे बढ़ेंगे विद्युत आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम। आवेश अभी पढ़ा है ना मैंने, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, उसको किस में नापा था, एम्पियर। जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं उसकी जो रेंज होती है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे तभी वो 1 एम्पियर होगा, जैसे कि अभी पीछे में पढ़ा है मैंने आपको, वो तो हो गया ही है। बट जो आवेश यानी उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, उसको किस में नापते हैं, आवेश में, ठीक है, विद्युत आवेश। फिर हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, घनत्व, ये सब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप भौतिक राशियों को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ताकि आगे मैं आपको फर्दर पढ़ाऊँ तो सीधा शॉर्ट में बता दूँ तो आप समझ जाइए, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला। और धारिता को हम नापते हैं फेरेड में। और उसी के आगे चलते हैं हम, कोणीय वेग, उसको नापते हैं हम रेडियन प्रति सेकंड में। और प्रेरक हेनरी, घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में, और वेग को मीटर प्रति सेकंड में, विभवांतर को वोल्ट में, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो भौतिक राशियाँ जो हम पढ़ा रहे हैं ये इसलिए है कि आपको एक बार इनके आइकन याद रखना है कि इसको, जो जैसे कि आइकन मैंने बताया ना, एम्पियर के ये में नापते हैं, तो इसी टाइप की आइकन आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई ये राशियाँ, भौतिक राशियाँ, इनके जो मात्रक हैं वो न्यूटन है, जैसे ये सी का कूलाम है, और इनका जो आइकन होंगे वो सी से आइडेंटिफाई होगा, मीटर स्क्वायर का m स्क्वायर से, ओम का प्रतिरोध का ओम से, ठीक है।
तो ये थोड़ी आपको भौतिक राशि आपको याद करनी पड़ेगी, तभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें आसानी रहेगी। और उसी के साथ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विभिन्न देशों के मानक संगठन बना रखे हैं, तो ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हमें तो अपना ब्यूरो ऑफ भारतीय मानक स्टैंडर्ड याद रखना है, ठीक है, कि यानी ISI जो भी प्रोडक्ट होते हैं यानी वो हमारे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर रखा होता है, यानी उसको प्रमाणित किया होता है कि भाई ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, अभी ISO क्या है कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है उसको प्रमाणित करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात आती है तो ये ISO वहाँ पे यूज़ होता है। ISO जब टैग होता है यानी वो पूरा जो हमारे पूरे विश्व का एक संगठन बना रखा है पूरा, मतलब काफ़ी देशों से मिलाकर, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए ISO, ठीक है। फिर जापान ने अपना अलग बनाया जैसे JIS जापान संस्थागत मानक, और ब्रिटिश ने अलग बनाए हैं BIS, जैसे आप वो मत कन्फ्यूज हो ना, जैसे इसलिए ना BIS को ना ISI बोला है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का भी है तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान है तो वो भी BIS लिखती है, बट अपना ISI है इंडियन स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे अपना DIN ड्यूट इंडस्ट्री नॉर्मन जो कि जर्मनी का है, फिर गोस्ट ये रूस का। उसी टाइप से अलग अलग सभी देशों के जो नियम हैं जो भौतिक राशि हैं वो बना रखी है, ठीक है। उसी लाइन में हम थोड़ा सा या और बता रखा है कि भाई जो इन BIS जो अपने बना रखे, जो ISI जो डिपार्टमेंट मतलब हमारा जो ISI जो चीन है, जो भारत मानक ब्यूरो जो भारत मानक ब्यूरो है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है जो जिसको ये सब आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उसके लाभ क्या बता रखे हैं कि भाई इसमें जो भी चीज़ें होती है तो हमें ये ISI मार्क देके ही चीज़ें खरीदनी होती है, तो हम इसमें विश्वास कर सकते हैं कि जो भी चीज़ बनाई रखी होगी या जो भी हमें प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो अपने स्टैंडर्ड सुरक्षा और सभी सावधानी सभी चीज़ों पे उसको आइडेंटिफाई करके ही हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके एक फ़ायदा है। दूसरा भी फ़ायदा होता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चले जाएंगे तो उसमें जब हमारा ISI जब है ना कुछ चीज़ आती है ना तो उस पर पीछे लिखा होता है ISI, ऐसा चिन्ह बना होता है, ठीक है। तो उससे हम समझ जाते हैं, वो फिर पूछने की जरूरत नहीं किस कंपनी का, वो कोई दिक्कत नहीं, जो भी किसी भी कंपनी का हो, पर हमें जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे हमें विश्वास रहेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पर ISI का चिन्ह है, यानी ये अपने जो मानक जो दे रखे हैं इनके सारे स्टैंडर्ड पे खरा उतरा हुआ है, ठीक है। फिर इसका और फ़ायदा उपभोक्ताओं को, कभी उपभोक्ता उसको पहचान सकते हैं। फिर संगठित ग्राहकों को, फिर नीचे देखेंगे आप संगठित ग्राहकों को, संगठित ग्राहक यानी जो होलसेल में जो जैसे कि होता है ना कि कई बार फ्रॉड भी होते हैं, उस पर क्या होता है कि ISI मार्क चिन्ह नहीं होता है बट वो प्रोडक्ट बना होता है सेम उसका, तो उसमें भी हमें फ़ायदा है कि उसको ISI मार्क देखें। अगर नहीं है यानी वो कंपनी द्वारा उसे फ्रॉड बना रखा है, ठीक है। और जैसे कि फिर नीचे के पॉइंट है निर्यातक मान्यता प्राप्त जहाज पर बिना निरीक्षण माल की लायदगी चिन्ह होने पर अनुबंध समापन की सुविधाजनक आधार, यानी जैसे कि ये कई बार क्या होता है कि जैसे काफ़ी कंपनी है ना कुछ प्रोडक्ट पर अपना ISI मार्क नहीं लगा पाती, क्यों कि वो स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरती है। तो ऐसे प्रोडक्ट में क्या होता है कि भारत सरकार को भी जो इन्वेस्टिगेशन करती है उत्पाद का, जब कहीं विदेश में बेचते हैं ऐसा कुछ होता है या जब किसी कंपनी या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो उसमें भारत सरकार कई बार ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती रहती है कि भाई वो ISI मार्क है या नहीं, अगर नहीं है तो वो माल गलत तरीके से बना हुआ है, उसके जो स्टैंडर्ड मानक है उस पर नहीं बना रखा है, ठीक है। तो ये तो हमारा अभी थ्योरी बेस चल रहा है, अभी मैं आपको थ्योरी बेस पढ़ा रहा हूँ और उसी कंडीशन में हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी बेस। अब कल हम आगे बढ़ेंगे अलग टॉपिक के साथ में। इसके साथ ये क्लास ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब क्यों अभी थ्योरी चल रही है तो मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। जब प्रैक्टिकल आएगी, प्रैक्टिकल होंगे तो मैं समझाने की चीज़ों की वहाँ रुक के मैं आपको प्रो समझाऊँगा प्रॉपर्ली। जैसे कि मैंने आपको वादा कर रखा है कि मैं आपको बेसिक से जो स्टैंडर्ड लेवल है और हाई स्टैंडर्ड लेवल यानी जो टॉप लेवल तक है वहाँ तक का आपको सारा नॉलेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ क्लास ख़त्म होती है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।